हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मापन में अनिश्चितता एवं सार्थक अंक। हमें केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना होते हैं, प्रयोग करना होते हैं और प्रेक्षण के आधार पर हमें कई प्रकार की कैलकुलेशंस, गणनाएं करना होती है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मान है या हमारी जो रीडिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए। कैसी आए? एक्यूरेट आए। पर ऐसा होता नहीं है। हम वास्तविक मान और जो हमारा प्रेक्षण के आधार पर मान आता है उसमें कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता है और इसी को कहते हैं मापन में अनिश्चितता। जो वास्तविक मान है और गणना द्वारा हमारे द्वारा प्राप्त किया गया मान है उसमें जो थोड़ा अंतर होता है उसे हम त्रुटि या अनिश्चितता कहते हैं। अनिश्चितता को हम किस प्रकार से देखते हैं मापन में? यहाँ पर मैं एक मान लिखती हूँ कि किसी प्रयोग में एक्यूरेट बिल्कुल वास्तविक मान है उसका 3.00 ग्राम। ऐसा कहा गया कि यदि 3.00 ग्राम पदार्थ हम बिल्कुल सही तरह से तौलकर लेते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट सही होगा। अब ये 3.00 ग्राम ये मान प्राप्त करने के लिए हमने 3 स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रयोग करने के लिए दिया। 3 स्टूडेंट A, B, C और उन्होंने 3 बार इस प्रयोग को दोहराया। कितनी बार? 3 बार। A की जो वैल्यू आई, जो मान आया वो आया 2.95, दूसरे प्रयोग में 2.94 और तीसरे में भी 2.94। कितने ग्राम आया? पहले प्रयोग में 2.95, 2.94 और तीसरे प्रयोग में भी 2.94 ग्राम आया। दूसरे ने जो प्रयोग किया उसमें आया 2.99, 3.01 और तीसरे प्रयोग में आया 3.00। तीसरे ने जो प्रयोग किया उसका मान आया 2.94, 2.83, 2.86। तो यहाँ पर ये जो 3 अलग अलग स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए तो उसमें अब हम तीनों के जो अवलोकन है, प्रेक्षण है वो ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीनों मान लगभग समान है। तीनों मान आपस में बिल्कुल नजदीक हैं। 2.95, 2.94 एंड 2.94 दो तो बिल्कुल समान है। पर ये वास्तविक मान जो 3 ग्राम्स है, 3.00 ग्राम्स, इससे दूर है तो पर आपस में नजदीक हैं। तो ऐसे मान को हम कहते हैं परिशुद्ध मान। क्या कहेंगे? परिशुद्ध मान। प्रिसाइज, क्या कहेंगे इसको? प्रिसाइज वैल्यू। और दूसरे के जो मान है वो वास्तविक मान के बिल्कुल नजदीक है। 2.99 जो अप्रोक्सीमेट 3 के इक्वल है, 3.01 ये भी 3 के बिल्कुल इक्वल है और तीसरी जो वैल्यू है वो तो बिल्कुल एक्यूरेट 3.00 एग्जैक्ट इसके इक्वल है। तो इन मानों को हम कहेंगे यथार्थ मान या एक्यूरेट वैल्यू। यथार्थ मान या एक्यूरेट वैल्यू।
तो यहाँ पर पहला जो ऑब्जर्वेशन था पहले स्टूडेंट का वो परिशुद्ध था, दूसरे का यथार्थ है, और तीसरे ने जो एक्सपेरिमेंट करके प्रेक्षण मान दिए वो 2.94 इस मान से दूर है। 2.83 आपस में भी बहुत दूर है, बहुत अंतर है दोनों मान में। तो यहाँ पर ना तो ये यथार्थ है और ना परिशुद्ध है, यहाँ पर ये दोनों ही स्थिति नहीं है। ये क्रॉस मैंने लगाया है कि ना तो ये यथार्थ मान है, ना एक्यूरेट है और ना परिशुद्ध है। अब हम दोनों शब्दों को यदि अलग अलग परिभाषित करें, परिशुद्ध मान वे मान होते हैं या परिशुद्धता वह होती है जब मान आपस में बिल्कुल निकट हो, आपस में निकट हो पर वास्तविक मान से दूर हो, इसे हम परिशुद्धता कहते हैं। यथार्थता जब मान कैसे हो, वास्तविक मान के बिल्कुल निकट हो, तो उसे हम यथार्थता कहते हैं। यहाँ एक बात आपको और ध्यान से समझना है कि यदि मान यथार्थ है तो वो परिशुद्ध होगा ही। तो ये मान यथार्थ भी है और कैसा है, परिशुद्ध है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो दूसरे विद्यार्थी ने, दूसरे स्टूडेंट बी ने जो प्रेक्षण मान दिए वो यथार्थ भी थे, एक्यूरेट भी थे और परिशुद्ध भी थे। यहाँ पर जो मान में थोड़ी सी अनिश्चितता रहती है, उसका कारण कई बार प्रायोगिक त्रुटि हो सकती है, कई बार उपकरण में कोई कमी होने के कारण अनिश्चितता आ जाती है, और कई बार जब दो अलग अलग व्यक्ति प्रयोग करते हैं तो उनके द्वारा भी परीक्षण मानों में अंतर आता है। अब हम किसी संख्या को या मान को कितने अंकों तक हम सही कर सकते हैं, इसके लिए हम सार्थक अंक का उपयोग करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक किसी भी मान को या संख्या को सही रूप से व्यक्त करने के लिए 0 से लेकर 9 तक, कितने, 0 से 9 तक जितने अंकों का उपयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक किसी भी मान को व्यक्त करने के लिए जिन अंक का उपयोग करते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। जैसे यदि मैंने यहाँ पर लिखा 4.00, तो यहाँ पर ये जो 4.0 है ये तो निश्चित है, ये 2 अंक क्या है, ये तो निश्चित है, पर इस अंक में कुछ ये डाउटफुल डिजिट कहलाती है, अनिश्चित। ये जो अंक है ये अनिश्चित है, ये क्या है, अनिश्चित है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सार्थक अंक 3 है। कितने हैं, 3 है। यहाँ पर 2 जो अंक हैं वो सार्थक अंक हैं और यहाँ पर मतलब निश्चित अंक हैं। सार्थक तो तीनों हैं पर ये 2 अंक निश्चित हैं, इनके मान तो निश्चित हैं, पर जो तीसरा जो अंक है इसमें हम ऐसा कहते हैं कि ±1 की कमी या वृद्धि हो सकती है। किसमें, लास्ट डिजिट जो होती है, लास्ट अंक जो होता है उसमें ±1 का अंतर माना जाता है। सार्थक अंक के लिए कुछ नियम होते हैं और उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे।
सबसे पहला नियम है सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य मतलब नॉन जीरो, जिसमें जीरो नहीं है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी अशून्य अंक कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 1.25, तो कितने सभी कैसे हैं? जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो डिजिट है, अशून्य अंक है। तो सार्थक अंक कितने हुए? इसमें 3 हुए। यहां पर 2, 4, 3 सार्थक अंक कितने हैं? 3, 1 और ले लो, सार्थक अंक 4 हो गए। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो जिसमें नॉन जीरो डिजिट है, अशून्य अंक है, शून्य नहीं है, तो वो सभी अंक सार्थक होते हैं। दूसरा नियम है दो सार्थक अंक के बीच, दो सार्थक अंक के मध्य उपस्थित शून्य या जीरो सार्थक होते हैं। दो सार्थक अंक के मध्य उपस्थित शून्य क्या होते हैं? सार्थक। नॉन डिजिट अशून्य में कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी अशून्य अंक सार्थक माने जाते हैं। जीरो के साथ परेशानी है कि जीरो कब सार्थक होगी, कब सार्थक नहीं होगी। तो यहाँ दो सार्थक अंक के मध्य, अब दो सार्थक या सार्थक की जगह अशून्य अंक लिख सकते हैं, सही शब्द रहेगा। दो अशून्य अंक के मध्य उपस्थित शून्य सार्थक होते हैं। यहां पर उदाहरण देखें अब हम 2005, 2005 2 सार्थक है क्योंकि अशून्य है, नॉन जीरो है। 5 भी सार्थक है और इन दोनों के बीच ये 2 जीरो हैं, तो ये कैसी है? सार्थक है। तो सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए। इसी तरह से 307, अब यहां पर 307, तो दोनों कैसे हैं? सार्थक है और इनके बीच का जीरो क्या है? सार्थक होगा। 3 5.003, 5.003 पॉइंट के दशमलव के पहले भी क्या है? सार्थक अंक है। जीरो के बाद भी सार्थक अंक है। तो ये जीरो कैसे हो गए? सार्थक हो गए। तो सार्थक अंक कितने हुए? 4। तो ये दूसरा नियम हुआ कि दो अशून्य अंक, यदि दो कैसे हैं? नॉन जीरो डिजिट, 1 से लेकर 9 तक के कोई भी डिजिट है और उनके मध्य में जितनी भी शून्य उपस्थित हैं वो सभी सार्थक होती है। तीसरा जो नियम है, बहुत ध्यान से समझना है तीसरे नियम को। तीसरा नियम है अंतिम शून्य, अंतिम शून्य दशमलव के बाद, अंतिम शून्य हो और किसके बाद हो? दशमलव के बाद। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद, दशमलव के डेसिमल, दशमलव के बाद, आफ्टर डेसिमल के बाद अंतिम शून्य, दशमलव के बाद एंडिंग जीरो, अंतिम शून्य सार्थक होते हैं। अंतिम शून्य सार्थक है, सार्थक अंक है। दशमलव के बाद अंतिम शून्य,
अंतिम होना चाहिए और दशमलव के बाद होना चाहिए। यहां एक हम देखें 3.250 अब ये जीरो सार्थक है या नहीं, तो अंतिम है मतलब सार्थक है, और अंतिम भी कैसी, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद है तो ये सार्थक है। यहां हम क्या लिखेंगे, सार्थक अंक कितने, 4, सार्थक अंक कितने हो गए, 4 हो गए। इसी संख्या को यदि ऐसा लिख दिया जाए 3250, अब आप सोच रहे हैं कि अंतिम जीरो सार्थक है, पर अंतिम जीरो कौन सी सार्थक है, जो दशमलव के बाद है, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, यहां दशमलव नहीं है, तो यहां पर सार्थक अंक कितने होंगे, 3, ये जीरो सार्थक नहीं होगी, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे, केवल ये सार्थक अंक होंगे। यदि दशमलव नहीं है तो अंतिम शून्य सार्थक नहीं होती। सार्थक अंक का चौथा नियम है अशून्य अंक, नॉन जीरो डिजिट, अशून्य अंक के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंक के पहले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, 0.00235, ये एक नंबर है। अब इसमें जो इधर से गिनती कर लेते हैं, इसमें हम यहाँ ये अशून्य नॉन जीरो डिजिट अशून्य अंक है, और इसके पहले लिखे हुए जीरो सार्थक अंक नहीं होते, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1, 2, 3 सार्थक अंक होंगे। जीरो या तो दशमलव के पहले भी जो जीरो लिखा है और अशून्य अंक के पहले भी जो जीरो लिखा है वो सार्थक अंक नहीं होते। पांचवा नियम है 10 की घात, 10 के ऊपर जो पावर लगाई जाती है, पावर ऑफ 10, 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता, 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता। जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिखा 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5, तो यहाँ पर केवल एक सार्थक अंक है, ये 10 की जो घात है इसे सार्थक अंक नहीं मानते, या फिर 3.15 into 10 to the power 6, तो इस नंबर में 3 सार्थक अंक होंगे, 1, 2, 3, यहाँ केवल एक सार्थक अंक है, इसमें इस नंबर में 3 सार्थक अंक है, ये जो पावर है इसको सार्थक अंक नहीं माना जाता। और सार्थक अंक का लास्ट छठा जो नियम है वो है कि यदि कोई निश्चित संख्यात्मक कोई वस्तु की संख्या है तो उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ लिखा कि 10 फें, क्या लिखा, 10 फें,
तो यहाँ दो सार्थक अंक नहीं है या एक सार्थक अंक नहीं है, बल्कि अनंत सार्थक अंक माने जाते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं में क्या होता है, 10 पेन, या मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 मेज, 6 मेज या टेबल। तो यहाँ पर कितने, ये जो एक सार्थक अंक नहीं है, इस तरह की संख्याओं में अनंत सार्थक अंक माने जाते हैं। इसी तरह से कोई कांस्टेंट मान होता है, यदि इस तरह से पूछा कि एवोगैड्रो संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, तो हमें एवोगैड्रो संख्या लिखना नहीं है, एवोगैड्रो संख्या कांस्टेंट है और उसमें कितने अनंत सार्थक अंक होते हैं। यदि एवोगैड्रो संख्या लिख कर देते हैं, इस तरह से लिख कर दें 6.023 into 10 to the power 23, तो यहाँ पर ये संख्या लिख के दी है, ये बताया नहीं है कि एवोगैड्रो संख्या है। यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4 सार्थक अंक होंगे। और यदि पूछते हैं क्वेश्चन में कि एवोगैड्रो संख्या, तो हम क्या मालूम है कि एवोगैड्रो संख्या एक कांस्टेंट है या फिर प्रकाश का वेग एक कांस्टेंट है। तो इस तरह की संख्याओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट है, कितने 60 मिनट है, तो ये एक निश्चित है, एक कांस्टेंट मान है और इसमें अनंत सार्थक अंक माने जाते हैं।